हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के फिजिक्स का 5th चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक क्या है भाई? सेल। ठीक है, सेल देखो, सेल क्या होगा? सेल एक ऐसी विद्युत युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है ना भाई, सेल रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। मतलब वह विद्युत युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहेंगे? सेल। ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो क्या है भाई? प्राथमिक सेल है, और दूसरा कौन सा है? द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? नॉट चार्जेबल। ठीक है, जिनको चार्ज करने के बाद में या जो निरावेशित होने के बाद में जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, वो कौन से हैं? प्राथमिक सेल हैं। और जो चार्जेबल होते हैं, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल कहेंगे। ठीक है ना भाई, जो प्राथमिक सेल हैं उनको दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल को अपन क्या कर सकते हैं भाई? निरावेशित होने के बाद दोबारा उसको आवेशित कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सेल कौन सा है? द्वितीयक सेल है। अगर प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल क्या है इसका? प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल जैसे लेक्लांसी सेल है। लेक्लांसी सेल कैसा सेल है भाई? प्राथमिक सेल है। ठीक है, डेनियल सेल है। डेनियल सेल भी कैसे हैं? प्राथमिक सेल है। लेक्लांसी सेल और जो डेनियल सेल है, ये दोनों सेल कैसे हैं? प्राथमिक सेल हैं। ठीक है, लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है ना भाई, लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना आएगा? 1.5 वोल्ट के बराबर होता है। और जो डेनियल सेल है इसका विद्युत वाहक बल ई का मान 1.08 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल को हम किसके रूप में काम में लेंगे? मानक सेल के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है ना भाई, डेनियल सेल को हम क्या कह सकते हैं? मानक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है ना भाई, मानक सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि डेनियल सेल में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं पाया जाता। ठीक है ना, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं? मानक सेल कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो द्वितीयक सेल हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं? चार्जेबल होते हैं, जिनको अपन दोबारा क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? सीसा संचायक सेल। ठीक है ना भाई, कौन से हैं? सीसा संचायक सेल। ठीक है ना, सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, तो देखो, सेल एक ऐसी विद्युत युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। बेटा, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल नॉट चार्जेबल, द्वितीयक सेल चार्जेबल। प्राथमिक सेल के एग्जांपल लेक्लांसी सेल एक प्राथमिक सेल है, और डेनियल सेल एक प्राथमिक सेल है। लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है ना, डेनियल सेल को अपन क्या कह सकते हैं भाई? मानक सेल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होती। इसी प्रकार से द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल क्या है? सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, यहां पर हमारे पास दो पॉइंट पढ़ेंगे अपन। एक तो हम पढ़ते हैं भाई सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको हम किससे लिखेंगे? ई से लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है भाई? सेल की टर्मिनल वोल्टता। और सेल के जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको हम किससे लिखेंगे? VT से। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे और सेल के टर्मिनल वोल्टेज किसे कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? कि जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल खुले परिपथ में हो तो उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे अपन? जब सेल खुले परिपथ में हो। खुले परिपथ में उसका मतलब क्या है? जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं करते, उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो भी विभवांतर होगा वही क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? सेल की टर्मिनल वोल्टेज। सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी भाई? जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से
धारा प्रवाहित की जाती है, उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल के टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक है, सेल की टर्मिनल वोल्टेज किसे कहेंगे अपन? जब सेल बंद परिपथ में हो। बंद परिपथ में हो इसका मतलब क्या है? जब सेल से अपन धारा प्रवाहित करते हैं, उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो भी विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा? सेल के टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमेशा सेल के टर्मिनल वोल्टेज से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना भाई, विद्युत वाहक बल का मान हमेशा उसके टर्मिनल वोल्टेज से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। लेकिन केवल एक केस ऐसा है जिसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वो केस कौन सा है भाई? चार्जिंग का केस है। ठीक है ना भाई, कौन सा केस है? चार्जिंग का केस है। ठीक है, जब सेल को हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना भाई, चार्ज करेंगे, उसको पुनः आवेशित करेंगे, तो उस केस में उसके टर्मिनल वोल्टेज का मान अधिक होता है और उसके विद्युत वाहक बल का मान कम होता है। बाकी हर कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा रहेगा और सेल के टर्मिनल वोल्टेज कम रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सेल का के बारे में प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। सेल के दो पॉइंट होते हैं, विद्युत वाहक बल जब खुले परिपथ में हो तो विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाएगा, और सेल के टर्मिनल वोल्टेज है जब सेल बंद परिपथ में हो तो उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? सेल के टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान हमेशा अधिक होगा, टर्मिनल वोल्टेज का मान हमेशा कम रहेगा। लेकिन जब सेल को चार्जिंग करेंगे तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है और विद्युत वाहक बल का मान कम रहेगा। ठीक है, अब देखो सेल को अपन यदि डायग्राम से समझें तो सेल में होता क्या है भाई? ये पात्र है जिसके अंदर भाई दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैसे होगा भाई? धनात्मक होता है, जिसको अपन क्या कहेंगे? एनोड। और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है? ऋणात्मक है, जिसको अपन क्या कहेंगे? कैथोड। ठीक है, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। ये हमारे पास क्या है? इसके इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, अब देखो जब सेल को अपन किसी भी बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, अपन मानते हैं भाई ये हमारे पास क्या है? कोई भी एक बाह्य परिपथ है और जिसका प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर है। हम मानते हैं इसके सापेक्ष विभवांतर कितना है? V है। ठीक है ना, इसके सापेक्ष विभवांतर कितना है भाई? V है। यदि यहाँ पर अपन कोई भी कुंजी लगाएं, ये हमारे पास क्या है भाई? कुंजी है, और कुंजी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। जब कुंजी को अपन बंद करेंगे, कुंजी को बंद करेंगे, सेल में क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो सेल में जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा क्या होगी भाई? एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है ना भाई, अपन मानते भाई करंट का मान कितना है यहाँ पर? I है। ठीक है, सेल के बाहर जो धारा की दिशा है वो एनोड से कैथोड की ओर होगी, और सेल के अंदर जो धारा की दिशा है वो हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। तो यहाँ पर देखो याद रखने लायक बात यह है कि सेल के बाहर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एनोड से कैथोड की ओर, मतलब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, और सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होती है।
जब सेल में अपन क्या करते हैं भाई, धारा प्रवाहित करेंगे, सेल में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो भी विद्युत अपघटय है, विद्युत अपघटय हमेशा आयनों के रूप में विभाजित हो जाता है। और आपको पता है विद्युत अपघटय अगर आयनों के रूप में टूटेगा तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के आयन होंगे, एक तो धनायन होगा और दूसरा क्या रहेगा, ऋणायन रहेगा। सभी आयन क्या करेंगे, सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे और जिसके कारण आयनों के बीच में क्या होगी, टक्कर होगी, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि भाई धारा के मार्ग में कुछ रुकावट पैदा होगी, कुछ बाधा उत्पन्न होगी, और वो जो रुकावट है, वो जो बाधा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की अगर परिभाषा लिखो, परिभाषा कैसे लिखोगे भाई, कि जब सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, सेल में धारा प्रवाहित करने पर सेल में जो भी विद्युत अपघटय है वो अपने आयनों के रूप में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण सभी आयन सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे, आयनों के मध्य टक्कर होगी तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी, और वो जो रुकावट है उसी रुकावट को अपन क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे भाई, स्मॉल आर से, ठीक है ना भाई, किससे लिखेंगे, स्मॉल आर से। अगर हम आदर्श सेल की बात करें तो आदर्श सेल के लिए, आदर्श सेल के लिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना भाई, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर सेल का प्रतीक चिन्ह लिखें अपन, तो सेल का प्रतीक चिन्ह, भाई सेल को हम सर्किट में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का प्रतीक चिन्ह क्या आएगा भाई, ये हमारे पास बैटरी है और बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमने और ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरी जो डिवाइस है, ये पूरी डिवाइस यहाँ पर क्या कहलाएगी भी, सेल कहलाती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भी, सेल का प्रतीक चिन्ह है। जब सेल को सर्किट में जोड़ेंगे तो इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जैसे हम मानते हैं कि भी हमारे पास कोई भी एक सेल है, ये एक सेल है जिसका धनात्मक टर्मिनल है, ये इसका ऋणात्मक टर्मिनल है, इसका विद्युत वाहक बल ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है। इस सेल को हम क्या करते हैं भी, किसी भी एक बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं। हम मानते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक बाह्य परिपथ है जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है। परिपथ में धारा का मापन करने के लिए श्रेणी क्रम में हम क्या लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट के बीच के विभवांतर का मापन करने के लिए समांतर क्रम में क्या लगाएंगे, वोल्टमीटर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो पूरी डिवाइस है, ये पूरी डिवाइस क्या कहलाएगी यहाँ पर, सेल। और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे अपन, हम मानते हैं सेल से मिलने वाली करंट कितनी है, आई है, ठीक है। सेल से मिलने वाली धारा कितनी है भाई, आई है। अब आपको पता है देखो भाई, प्रतिरोध से जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों पर कुछ न कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा। अपन मानते हैं प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर कितना है, यहाँ पर है V है, और यहाँ पर जो स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, इसके सिरों पर जो विभव पतन है वो हमने कितना मान लिया, यहाँ पर है V डैश है, ठीक है ना भाई। आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन का मान कितना मान लिया, V डैश है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और ये हमारे पास बैटरी है जिसका EMF कितना है, यहाँ पर E है। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रतिरोध कैपिटल आर के सापेक्ष विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के सिरों पर विभव पतन V डैश है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई, E का मान किसके बराबर आएगा, V प्लस V डैश के बराबर, ठीक है ना भाई। E का मान किसके बराबर रहेगा, V प्लस V डैश, ठीक है। आपको बता दें भाई, चूंकि ओम के नियम से बड़ा V डैश बराबर क्या आएगा, I इंटू स्मॉल आर, ठीक है ना भाई। V डैश का मान कितना आएगा, I इंटू स्मॉल आर। अगर इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करें तो E बराबर कितना है भाई, V प्लस I इंटू स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से हम यदि I इंटू स्मॉल आर को इधर लेके आए या फिर इसको V को इधर लेके आए, तो I इंटू आर बराबर कितना है हमारे पास, E माइनस V। तो स्मॉल आर बराबर कितना है भाई, E माइनस V अपॉन I। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है।
इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अपन, आपको पता है कि जो बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ के सिरों पर विभवांतर कितना है, v है, तो v का मान कितना आएगा, I इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ से I का मान कितना है भाई, v अपॉन कैपिटल R। इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करें, स्मॉल r बराबर E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, और ये हमारे पास क्या बड़ा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, स्मॉल r इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, या फिर अपन कह सकते हैं स्मॉल r इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये दोनों सूत्र किसके हैं भाई, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र हैं, ठीक है। अब देखो भाई, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। मतलब प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में हमने बात की थी, ठीक उसी प्रकार से अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है भाई, सेलों का संयोजन। जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, उसी प्रकार से सेलों का संयोजन भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो अगली जो हेडिंग है, अगली हेडिंग क्या है भाई, सेलों